हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जुडिशरी। ऑनलाइन जुडिशरी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मोहित चौहान और आज हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज़ की क्लास 7 पर हैं। तो अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं, जो इस सेशन के अंदर नोट्स प्रोवाइड होंगे उसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस सेशन की पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आप इंस्टा पर भी हैं तो इंस्टा पर भी हमसे इस को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। तो आज हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास 7 पर हैं सीरीज़ के अंदर। तो जिसके अंदर हम आज जो है बेसिकली हम कंसेंट और फ्री कंसेंट के बारे में बात करेंगे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट और फ्री कंसेंट क्यों और कैसे इम्पोर्टेंट होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्यों हमें कंसेंट के बारे में पढ़ना चाहिए या हम क्यों इसको पढ़ें कि कंसेंट एक कॉन्ट्रैक्ट में क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले टॉपिक से, कंसेंट के बारे में। तो देखिए, कंसेंट हमारी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमारी जो कंसेंट है जिसको हम आज पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, हमने एक वो फॉर्मूला लिखा था जिसके अंदर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, किसी प्रपोजल की एक्सेप्टेंस होती है तो उस प्रोमिस बनता है। प्रोमिस में कंसिडरेशन मिलता है तो हमारा एग्रीमेंट बनता है। और एग्रीमेंट में जब हम सेक्शन 10 की कंडीशन को अप्लाई करते हैं तब जा कर के हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम एक एग्रीमेंट जब बनता है, एग्रीमेंट, और उसमें हमारी सेक्शन 10 की जो कंडीशन है वो फुलफिल होती हैं, तब हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, सेक्शन 10 की क्या क्या कंडीशन थी वो हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, जो कि हमारी 4 कंडीशन थी। पहली थी हमारी ये जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हमारी जो है वो कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टी, जिसके बारे में हमने इससे जो पिछला वाला लास्ट हमारा क्लास थी उसमें हमने उस कॉम्पिटेंट पार्टीज़ की बात की थी। और सेकंड था हमारा जो पार्टीज़ है उसकी जो है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। और थर्ड हमारा जो था वो लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल कंसिडरेशन और विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन होना चाहिए लॉफुल, और उसके साथ साथ हमारा जो ऑब्जेक्ट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का वो भी लॉफुल होना चाहिए उस। और फोर्थ हमारा था कि जो नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड मतलब कोई किसी इन अ लॉ, किसी भी लॉ के अंदर जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। तो ये हमारी 4 कंडीशन थी जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी इससे लास्ट उसमें, और कॉम्पिटेंट पार्टीज़ के बारे में हमने बात की थी। तो ये हमारी सेक्शन 10 के अंदर अगर ये कंडीशन जो है ये दी गई हैं। तो अब हम आज अपनी सेकंड कंडीशन पर चर्चा करते हैं और उसके बारे में बात करेंगे, फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट के बारे में आज हम ये लेक्चर कर रहे हैं। तो देखिए, कंसेंट, फ्री कंसेंट पर तो हम बाद में जाएंगे, इससे पहले हम जानते हैं कि कंसेंट क्या होता है। तो कंसेंट जो है वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही सेक्शन 13 में दी गई है। तो जो हमारा बेयर एक्ट है, आप बेयर एक्ट निकाल लीजिए, उसका जो सेक्शन 13 है उसमें हमारे कंसेंट की डेफिनेशन दी गई है। तो हम भी बेयर एक्ट निकाल लेते हैं और उसको रीड करते हैं एक बार कि क्या प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 13, 11, 12, 13, हाँ देखिए ये है हमारी कंसेंट की डेफिनेशन दी गई है। इसमें इसमें है टू और मोर पर्सन
एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। टू और मोर पर्सन मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति। आर सेड टू कंसेंट मतलब हम कंसेंट कब कहेंगे, व्हेन जब दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंट क्या होती है, तो कंसेंट जो है इसको अपने ब्रैकेट में मार्क कर लीजिए, टू और मोर पर्सन दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जो है वो कंसेंट हो जब वे दो एग्री करें द सेम थिंग इन द सेम सेंस मतलब किसी एक चीज़ पर एक ही सेंस में अगर कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति उसको कंसेंट दे रहे हैं तो उसको हम कंसेंट मानते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही बात को एक ही सेंस में ले रहे हैं तो उसको हम कंसेंट बोलते हैं। तो हमने इसके जो मेन एलिमेंट थे वो हैं टू और मोर पर्सन मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, और दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस मतलब सेम थिंग पर सेम सेंस में जो कोई बात कर रहे हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति तो उसको हम कंसेंट बोलते हैं। इसको हम कंसेंसस एड इडम, ये हमारा लैटिन टर्म है जिसको हम कंसेंसस एड इडम के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका जो मतलब है वो ये है द एग्री अपॉन सेम थिंग अपॉन सेम सेंस। तो ये हमारी कंसेंट है कि जो है जो सेम थिंग इन अ सेम सेंस टू और मोर पर्सन होने चाहिए और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम थिंग पर और सेम सेंस में अंडरस्टैंडिंग अगर है तो वो हमारी कंसेंट मानी जाती है। तो इसमें है इफ़ देयर इज़ नो कंसेंट देयर इज़ नो एग्रीमेंट, अगर हमारे एग्रीमेंट में कंसेंट नहीं है तो वो एग्रीमेंट ही नहीं माना जाएगा। तो हमारी कंसेंट है। अब हम उसके बाद फ्री कंसेंट पर बात करते हैं। अब फ्री कंसेंट क्या है, तो फ्री कंसेंट की जो डेफिनेशन है वो हमारे सेक्शन 14 में दी गई है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो है सेक्शन 14 में दी गई है फ्री कंसेंट की डेफिनेशन। 13 में हमारी कंसेंट की डेफिनेशन है और 14 में हमारी जो है वो फ्री कंसेंट की डेफिनेशन है। तो उसको एक बार बेरेक्ट से रीड करते हैं। ये हमारी फ्री कंसेंट की डेफिनेशन दी गई है 14, ये हमारा सेक्शन 14 है। ये फ्री कंसेंट डिफाइंड, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड, इसको अंडरलाइन कीजिए, नॉट कॉज्ड मतलब ये जो प्रोविज़न है ये निगेटिव है, मतलब निगेटिव डेफिनेशन बता रहा है, ये नहीं कि क्या चीज़ फ्री कंसेंट होती है ये नहीं बता रहा। ये जो प्रोविज़न है ये बता रहा है कि अगर हम इन चीज़ ये जो 5 चीज़ इसके अंदर डिफाइन की गई हैं इनको अगर हम कंसेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो हमारी फ्री कंसेंट मानी जाती है। तो हम ये जो हमारी निगेटिव डेफिनेशन है तो इसका जो फर्स्ट क्लोज है उसमें है, पहला है कोरोजन, कोर्जन के द्वारा जो हमारे सेक्शन 15 में है। सेकंड है हमारी अनड्यू इन्फ्लुएंस जो कि सेक्शन 16 में डिफाइन है। थर्ड है हमारा फ्रॉड जो कि हमारा सेक्शन 17 में है। फोर्थ है हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन जो कि सेक्शन 18 में है। और फिफ्थ है हमारा मिस्टेक जो कि हमारे सेक्शन 20, 21 और 22 में दिए गए हैं। तो देखिए जो फ्री कंसेंट है उसकी जो निगेटिव डेफिनेशन है, मतलब अगर हमारी कंसेंट जो है वो कोर्जन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक, इन 5 ये जो हमारी 5 चीज़ हैं इसके अंदर जो अगर कंसेंट के अंदर ये हमारी 5 चीज़ अगर नहीं है तो हमारी कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाएगी। ये हमारी निगेटिव डेफिनेशन है, मतलब अगर कोई कंसेंट इनके द्वारा ली गई है या तो कोर्जन के करके या किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस करके या किसी के साथ फ्रॉड कर करके या किसी फैक्ट के बारे में मिसरिप्रेजेंटेशन करके या फिर बाय मिस्टेक किसी से कोई किसी चीज़ के बारे में कंसेंट ले ली गई है तो वो हमारी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। फ्री कंसेंट हमारी वही मानी जाएगी जो कि जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट नहीं होंगे तो वो हमारी कंसेंट फ्री कंसेंट मानी जाएगी। तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। पहला है हमारा कोर्जन।
कोर्जन हमारा 15 में प्रोवाइड किया गया है। ये हमारा सेक्शन 15 में कोर्जन के बारे में डिफाइन किया गया है। देखिए जो हमारे बेयर एक्ट में डिफाइन है वो बहुत जो है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो लेकिन हमने उसको जो है मेन एलिमेंट जो है वो निकाल करके मैंने लिख लिए हैं। तो पहला है हमारा कोर्जन, जो कि हमारे सेक्शन 15 में डिफाइन है। तो इसके अंदर जो दिया गया है, अगर कोई, इसको हम पहले बेयर एक्ट से रीड करते हैं। सेक्शन 15, ये हमारा सेक्शन 15 है, जिसमें है कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी इंडियन पिनल कोड और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू प्रीजुडिस ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर with the intention of causing any person to enter into an agreement। तो ये हमारी कोर्जन की डेफिनेशन है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर हम उसको जो हमारे आईपीसी के अंदर ऑफेंस डिफाइन है उस एक्ट को करने के लिए हम उस थ्रेटनिंग देते हैं कि हम उस थ्रेटनिंग करके उस दूसरे सामने वाले पार्टीज़ की हम कंसेंट ले रहे हैं, तो वो जो है हमारी वैलिड नहीं मानी जाती है, उसको हम कोर्जन बोलते हैं। दूसरा हमारा अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एंड प्रॉपर्टी। मतलब किसी प्रॉपर्टी को डिटेन करने की अगर हम उसको धमकी दे रहे हैं या फिर कोई प्रॉपर्टी हम डिटेन कर रहे हैं, तो उससे उस डिटेन करने की धमकी दे रहे हैं और उस धमकी के जो है बिहाफ पर हम सामने वाली पार्टी की कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारी फ्री कंसेंट तो नहीं मानी जाएगी। उसको हमने जो है धमकी दे करके अपने कुछ एक्ट करके, जैसे कि किसी ऑफेंस है ना, मैं ये ऑफेंस कर दूंगा जो कि आईपीसी में फॉरबिडन है, जो आईपीसी में ऑफेंस माना गया है, उस ऑफेंस की धमकी दे करके किसी से कंसेंट ली जा रही है, तो वो हमारी फ्री कंसेंट नहीं आएगी। और दूसरा है हमारा किसी प्रॉपर्टी को डिटेन करने की अगर धमकी दी जा रही है या फिर किसी प्रॉपर्टी को डिटेन किया जा रहा है, तो उसको भी हम फ्री कंसेंट नहीं माने जाएंगे। उसके बिहाफ पर अगर कोई कंसेंट ले रहा है तो वो हमारी कंसेंट नहीं होती। तो ये हमारा कोर्जन है। इसका जो एक एक्सप्लेनेशन है उसमें ये दिया गया है कि अगर कहीं जैसे आईपीसी हमारे इंडिया के अंदर ही अप्लाई होती है, किसी अन्य जो कंट्री है उसमें तो अप्लाई नहीं होती। अगर किसी की कंसेंट किसी दूसरी कंट्री के अंदर भी ये कोर्जन करके ले ली गई है, तो भी वो जो कंसेंट है वो फ्री नहीं मानी जाएगी, चाहे वो वहाँ पर आईपीसी एनफोर्स होती हो या नहीं होती हो। ये कोई वो नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं माना जाएगा कि वहाँ पर आईपीसी लागू नहीं थी तो इसलिए वो जो कंसेंट है वो फ्री मानी जाएगी, नहीं। ये हमारे एक्सप्लेनेशन में डिफाइन मतलब दिया गया है कि चाहे जो हमारी आईपीसी है, जो आईपीसी थी है नहीं थी, अब जो थी का ये लिखा जाएगा, चाहे वो अब लागू होती हो या नहीं लागू होती हो, लेकिन उसके अंदर जो ऑफेंस डिफाइन थे या डिफाइन थे जो भी थे, अगर उनके थ्रेटनिंग करके या प्रॉपर्टी को डिटेन करके अगर कहीं भी मतलब इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर भी अगर कोई कंसेंट ले रहा है, तो वो हमारी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है। तो इसमें एक केस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है ये, चीकम अमीराजू वर्सेस चीकम सेसम्मा का 1908 का केस है ये, जिसके अंदर जो एक पर्सन था वो अपने आप को थ्रेट टू सुसाइड मतलब सुसाइड करने की धमकी दे रहा था कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने के लिए कि ये या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो या फिर मैं अपने को जो है सुसाइड कर रहा हूँ। तो ये जो अब सुसाइड जो है वो हमारे आईपीसी के अंदर ऐसे ऑफेंस तो है नहीं, उसका अटेम्प्ट जो है वो ऑफेंस है, उसका जो अवेटमेंट है वो भी एक ऑफेंस है। लेकिन जब सुसाइड आदमी कर लेता है तो उसके जब इंसान ही नहीं बचता तो उसको तो पनिशेबल नहीं बनाया गया। तो ये जो
कोर्ट था, कोर्ट के अंदर ये केस गया तो कोर्ट ने कहा कि ये जो थ्रेटनिंग टू सुसाइड है ये भी हमारा कोर्जन के अंदर आता है, क्योंकि जो लॉ की जो पॉलिसी है वो प्रोहिबिटेड टू सुसाइड, मतलब सुसाइड को रोकना है। लॉ जो है हमारा कहता है कि हम मतलब सुसाइड को जो है रोकना चाहिए, तो ये भी जो है कोर्जन के अंदर आएगा। हमने कोर्जन के बारे में बात की है। तो देखिए एक होता है ड्यूरेस, इसी के अंदर हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेस और कोर्जन। एक ड्यूरेस जो टर्म है ये एक इंग्लिश लॉ का टर्म है, और जो हमारे इंडियन लॉ में है वो कोर्जन है। देखिए है कुछ नहीं, जो इंग्लिश लॉ के अंदर जो डिफाइन है वो ड्यूरेस डिफाइन है। तो इसके अंदर कुछ सिंपल टर्म है जो डिफरेंस कभी कभी आ जाता है, तो उसको एक बार लिख लेते हैं। तो ये जो ड्यूरेस है और कोर्जन है, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होंगे। तो पहला डिफरेंस है हमारा, इसके अंदर जो है एक्चुअल वायलेंस हो भी गया होगा, मतलब एक्चुअल वायलेंस या फिर थ्रेट ऑफ एन एक्ट, मतलब इसके अंदर कोई एक्चुअल वायलेंस भी हो गया तो वो भी ड्यूरेस के अंदर आता है, और थ्रेटनिंग दे रहा है तो भी ड्यूरेस के अंदर है। लेकिन कोर्जन के अंदर सिर्फ थ्रेटनिंग ही आती है, मतलब धमकी देना ही आता है, या फिर धमकी किसी एक्ट की जो फॉरबिडन है आईपीसी के अंदर, अगर ऑफेंस है आईपीसी के अंदर तो उसकी जो थ्रेटनिंग है वही कोर्जन के अंदर आती है। तो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है, जो ड्यूरेस है वो सिर्फ बॉडी पर ही अप्लाई होता है, मतलब जो एक्ट है वो बॉडी से रिलेटेड ही होना चाहिए, या फिर जो वायलेंस है वो किसी की बॉडी के अगेंस्ट होना चाहिए, या फिर बॉडली हार्म होना चाहिए। लेकिन जो कोर्जन है वो हमारा बॉडी प्लस, ये हमारा बॉडी पर भी अप्लाई होता है और प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई होता है, प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई होता है। लेकिन ड्यूरेस जो है वो सिर्फ बॉडी के जो हार्म है उस पर ही अप्लाई होता है, लेकिन कोर्जन जो है वो प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई होता है। और थर्ड, इसमें 3 मेन डिफरेंस यही है। थर्ड जो है वो इट शुड बी कमिटेड, मतलब थर्ड है इसके अंदर जो ये जो ड्यूरेस है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही हुआ होना चाहिए, मतलब जो ड्यूरेस है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के जो है उसी के साथ हुआ होना चाहिए। लेकिन जो कोर्जन है वो हमारा किसी थर्ड पर्सन, मतलब पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी प्लस एनी अदर पर्सन, मतलब पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हैं वो भी कर सकती हैं, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को भी थ्रेटनिंग दे करके कॉन्ट्रैक्ट में अगर शामिल किया जा रहा है तो वो जो है वो भी हमारा कोर्जन के अंदर आता है। लेकिन ड्यूरेस के अंदर जो है वो सिर्फ पार्टी, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी हैं अगर उन्हीं को एक्चुअल वायलेंस या फिर उनको ही थ्रेटनिंग दी जा रही है तो सिर्फ वही उसके अंदर अगर आते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस था। अब हम दूसरे, जो हमारा दूसरा था अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड था हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर कोई कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी ली गई है, जो कि हमारा सेक्शन 16 में है, तो वो भी कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती। तो देखिए इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, जो सेक्शन 16 की है वो डिफ़िकल्ट है, ये ऐसे समझ में नहीं आती, तो मैंने इसके जो मेन एलिमेंट है, मेन टॉपिक हैं वो निकाल लिए हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? देखिए, डोमिनेट द बिल ऑफ अनदर पर्सन, किसी भी जो पर्सन है उसकी जो बिल है वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा डोमिनेट की गई होनी चाहिए। फिर यूजेस दैट पोजीशन, जिस पोजीशन पर वे दोनों पार्टी थी, उस जो पोजीशन है किसी पार्टी की, उस पोजीशन का भी यूज किया गया होना चाहिए। ठीक है। और थर्ड है हमारा टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, मतलब उस पोजीशन को यूज करके जो है एक अनफेयर एडवांटेज भी लिया गया हुआ होना चाहिए। अब अनोदर पर्सन कौन कौन हो सकता है? मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन की अगर किसी बिल पर, मतलब उसकी जो इच्छा है उस पर डोमिनेट करता है, तो वो जो दूसरा पर्सन है वो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? जिसकी जो
बिल है वो डोमिनेट की जा सकती है, तो जो अथॉरिटी होगी वो कौन कौन सी होंगी। तो पहला है हमारा रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। मतलब इसके अंदर जो है जो रियल या अपेरेंट अथॉरिटी होती हैं उनके अंदर जो है हमारी एक दूसरे की जो है वो हम इसके मतलब बिल मतलब उसकी किसी दूसरी पार्टी की जो है वो हम उसकी इच्छा को डोमिनेट कर सकता है इसमें रियल या अपेरेंट अथॉरिटी में। इसके अंदर जैसे कि कोई ऑफिसर है उसका सबऑर्डिनेट ऑफिसर है, तो मतलब सबऑर्डिनेट ऑफिसर के जो है इतनी वो नहीं होगी कि वो अपने ऑफिसर से कुछ कह सके, या उसके कॉन्ट्रैक्ट अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या ऑफिसर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी कि वो अपने जो हायर अथॉरिटी है उससे कुछ कह सके। तो ये इसमें जो है वो इसके अंदर आता है रियल और अपेरेंट अथॉरिटी। दूसरा हमारा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, मतलब जो हमारी रिलेशनशिप है, जो पार्टीज़ की रिलेशनशिप है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो हम फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हो। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है होती है जैसे कि किसी मास्टर या सर्वेंट की जो होती है वो भी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के अंदर आती है। कोई नौकर मालिक का रिश्ता है वो भी हमारा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। या फिर क्या बोलते हैं किसी एडवोकेट या क्लाइंट का है। अब देखिए जो ऑफिसर और सबऑर्डिनेट था वो अलग नहीं हो सकता था, लेकिन एडवोकेट और क्लाइंट या फिर मास्टर सर्वेंट है, सर्वेंट को भी दूसरा मास्टर मिल सकता है, मतलब अपना दूसरा मालिक मिल सकता है, क्लाइंट को भी दूसरा एडवोकेट मिल सकता है। लेकिन फिर भी ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ऐसी है कि अगर विश्वास वाली जो रिश्ते हैं उसके अंदर हमारी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप आती है। और थर्ड है हमारा मेंटल कैपेसिटी या अफेक्ट, मतलब किसी पार्टी की जो है वो मेंटल जो स्थिति है, जो दिमाग की स्थिति है, जो समझने सोचने समझने की शक्ति है किसी व्यक्ति की वो नहीं है, या फिर कोई बीमार है दिमाग से, तो उसके अंदर अगर कोई कॉन्टैक्ट कर लेता है तो वो भी हमारी कंसेंट जो है वो फ्री नहीं मानी जाती। उसको हम अंडर इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो जिस पार्टी की कंसेंट जो है वो ली गई है वो जाकर के कोर्ट के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल मतलब वॉइड करवा सकता है, उसके पास ऑप्शन होता है। लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमारा सेक्शन इसके थर्ड क्लोज में दिया गया है। देखिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है अनड्यू इन्फ्लुएंस का वो इसी के सेक्शन 16 के क्लोज 3 में डिफाइन है। ये सेक्शन 16 के क्लोज 3 में डिफाइन है। इसके एक बात समझ लीजिए, मतलब जो अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया था, मतलब जिस पार्टी की जो कंसेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी, ठीक है। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है मास्टर और सर्वेंट के बीच में, ठीक है। अब इस सर्वेंट की जो कंसेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी, यूआई लिख रहा हूँ मैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी इस सर्वेंट की जो है कंसेंट। तो सबसे पहले इसको कोर्ट जाना पड़ेगा, जो सर्वेंट था उसको कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट में यह बताना पड़ेगा कि जो कंसेंट थी हमारी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा ली गई थी, इसलिए जो है ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको वॉइड करवा सकता है। और लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस से कोई कंसेंट ली गई थी या नहीं ली गई थी, इसकी जो मेन उसका बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो इस पर होगा। ये सिर्फ इल्ज़ाम, मतलब इसको बोल सकते हैं ये सिर्फ एक इल्ज़ाम लगा करके ये कह सकता है कि मेरी जो कंसेंट थी वो फ्री नहीं थी, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंतर्गत ली गई थी, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, या फिर हमारा जो रियल अपेरेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, या फिर उस टाइम पर जो है मेरी जो दिमागी हालत थी वो सही नहीं थी, उसके अंतर्गत जो है हम जो कंसेंट ली गई थी। ये सिर्फ सर्वेंट इतना ही जा कर के कहेगा। इतने कहने के बाद जो बर्डन होगा कि वो जो कंसेंट थी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी या नहीं ली गई थी, वो जो बर्डन होगा वो हमारा इस मास्टर पर शिफ्ट हो जाएगा, और इस मास्टर को यह प्रूफ करना पड़ेगा कि जो कंसेंट थी वो फ्री थी या नहीं थी। इसके पास मतलब सर्वेंट के पास ये नहीं होगा कि वो कंसेंट प्रूव करने का कि वो कंसेंट
फ्री मतलब अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई थी या नहीं ली गई थी, ये जो है वो हमारा मास्टर, उसके जो मास्टर होगा, मतलब जो डोमिनेट अथॉरिटी या डोमिनेट कर रहा होगा, उस किसी जिसकी भी बिल को डोमिनेट कर रहा होगा, उसके पास जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारे सेक्शन 16 क्लोज 3 के अंतर्गत बताया गया है। तो हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ रहा है। अब हम थर्ड हमारा था फ्रॉड। अगर हमारी कंसेंट फ्रॉड के द्वारा भी अगर ली गई होगी तो वो जो कंसेंट है वो भी वैलिड नहीं मानी जाती है। अब फ्रॉड क्या है? फ्रॉड को हम सेक्शन 17 में डिफाइन है, उसको हम बेरेक्ट से रीड करते हैं पहले कि फ्रॉड क्या 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 डिफाइन किया गया है फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड सेक्शन 17 में डिफाइन है, ये हमारा सेक्शन 17। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, मीन्स और इंक्लूड्स दोनों हैं, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई एक्ट जो है वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किया गया हो, या विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट के द्वारा, या कन्वीनियंस के द्वारा, विद मतलब साथ में, इंटेंट टू डिसीव मतलब इंटेंशन जो होनी चाहिए वो डिसीव करने की होनी चाहिए, जो कमिटेड किया है पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, अनोदर पार्टी दूसरी पार्टी को जो है उस डिसीव करने की इंटेंशन होनी चाहिए, दियर टू ऑफ हिज एजेंट उसके एजेंट को की या फिर उस पार्टी की, टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अब जो है वो किस तरीके से हो सकता है फ्रॉड? तो पहला दिया गया है द सजेशन एज अ फैक्ट, मतलब कोई सजेशन दिया गया है किसी फैक्ट का, ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू, मतलब जो कि ट्रू नहीं है, मतलब कोई फैक्ट का कोई सजेशन दिया गया है जो कि वो जो बात है वो ट्रू नहीं है, मतलब सच नहीं है, लेकिन उस बात का फिर भी इस तरीके से रखा गया कि वो जो सजेशन दिया गया कि वो जो बात कह रहा है वो सच है, इस बात से कहा गया। और बाई वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब जो सामने वाली पार्टी है वो भी ये नहीं जानती कि वो जो है बात जो वो सजेस्ट कर रहा है वो भी ट्रू नहीं है, सामने वाली पार्टी नहीं जानती। दूसरा है द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाई वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, मतलब किसी फैक्ट की एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा है कोई। थर्ड है हमारा अ प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन उसकी जो इंटेंशन है वो उस पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की है ही नहीं। फोर्थ है हमारा एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब कोई दूसरा एक्ट जो कि डिसीव के अंतर्गत आ रहा है वो भी हमारा फ्रॉड के अंतर्गत माना जाएगा, जो कि फ्रॉड के अंतर्गत माना जाएगा। और पांचवा हमारा एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडलैंड, मतलब कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा ओमिशन, कोई एनी एक्ट और ओमिशन जो कि किसी लॉ के द्वारा जो है वो फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया हो। तो ये 5 कैटेगरी के अंतर्गत हमारा फ्रॉड जो है वो डिफाइन है, किसी को सजेस्ट किया गया हो कोई फैक्ट, या फिर किसी फैक्ट का एक्टिव कंसीलमेंट किया गया हो, या फिर कोई प्रोमिस किया गया हो, मतलब जो इंटेंशन है उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने की वो परफॉर्म करने की है ही नहीं, इस पर्पज से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा हो। चौथा हमारा कोई डिसीव करने के इंटेंशन से अगर कोई कार्य किया गया हो। और पांचवा हमारा जो डिक्लेयर कर दिया गया हो पहले से ही किसी लॉ के अंतर्गत ये फ्रॉड है, जैसे कि इसका जो एग्जाम्पल है हम कह सकते हैं सेक्शन 52, अगर मैं सही हूँ तो 52 ऑफ TPA फ्रॉडलैंड ट्रांसफ़र है इसके अंतर्गत। तो ये जो है हमारा फ्रॉड के अंतर्गत आ रहा है। तो ये 5 तरीके से है। हम इसके जो इलस्ट्रेशन रीड करते हैं। इसका जो इलस्ट्रेशन ए है, इलस्ट्रेशन ए क्या कह रहा है? ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए न्यू टू बी अनसाउंड, मतलब ए जो है बी को एक अनसाउंड हॉर्स बेचता है, जिसका जो नॉलेज है वो ए को नॉलेज है कि वो जो घोड़ा है वो अनसाउंड है।
ए सेज नथिंग, ए कुछ नहीं कहता उसके बारे में टू बी से अबाउट द हॉर्स ऑफ अनसाउंडनेस, उसके अनसाउंडनेस के बारे में जो है ए कुछ नहीं कहता। तो दिस इज नॉट अ फ्रॉड इन ए, ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा क्योंकि बी ने भी उसको नहीं पूछा कि ये जो घोड़ा है वो अनसाउंडनेस है या नहीं है, साउंड है या नहीं है, उसके बारे में घोड़े को भी बारे में ए ने भी नहीं पूछा, मतलब ए ने भी नहीं बताया और बी ने भी उससे नहीं पूछा, तो ये जो है फ्रॉड नहीं माना जाएगा। इसका जो बी है इलस्ट्रेशन है उसको पढ़ते हैं। बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज, here the relation between the parties would make it A's duty to tell V if the horse is unsound। मतलब अगर यही जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच हुआ था, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बी जो है वो उसकी अगर डॉटर है, ए की डॉटर है बी और डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज, हेयर द रिलेशन बिटवीन द पार्टी, मतलब उन दोनों का जो रिलेशन है पार्टीज के बीच में, उसको ए और बी के बीच में, मतलब बी जो है वो ए की बेटी है, तो ए की जो है ड्यूटी बनती है बी से कि वो जो घोड़ा है वो साउंड है कि नहीं है बताने की ड्यूटी बनती है। तो ये जो होगा वो जो है वो फ्रॉड के अंतर्गत आ सकता है क्योंकि सी एस, ठीक है। तो दो मैंने पढ़े हैं, दो आप ट्राई कीजिएगा इसको रीड करने के, इसके इलस्ट्रेशन। अब हम अपने फोर्थ, तो लेकिन इसके जो फ्रॉड के जो एक्सेप्शन है, एक जो वो दिया गया है इसका जो है इसका एक वो है दिया गया है, व्हेन साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, मतलब कब, अभी हमने वो एग्जाम्पल पढ़ा था घोड़े वाला कि ए ने भी कुछ नहीं बताया, बी ने भी कुछ नहीं पूछा, तो ए जो है उसमें साइलेंस था लेकिन वो फ्रॉड नहीं था, तो यही इसके बारे में है। व्हेन साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, मतलब किसी का चुप रहना कब जो है वो फ्रॉड के अंतर्गत आ जाएगा। तो देखिए जनरली जो है वो फ्रॉड जो है वो फ्रॉड के अंतर्गत नहीं आता साइलेंस, जैसे कि उसने पहला इलस्ट्रेशन दिया गया है, बट लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 17 का, उसमें दो एक्सेप्शन दिए गए हैं, जहाँ पर पहला है जहाँ पर उस पर्सन की जो है वो ड्यूटी बन जाए, मतलब ये ड्यूटी बन जाए बोलना, जैसे कि उसकी बेटी थी, उसको जो है ड्यूटी थी वो बताना कि वो जो घोड़ा है वो साउंड है कि नहीं है, तो जहाँ पर जो है पर्सन की ड्यूटी बन जाए कि बताना जरूरी है। दूसरा है अनलेस इज साइलेंस इज इन इट सेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीक, मतलब अगर जैसे ए और बी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था घोड़े के बीच में, अगर बी यह बोल देता कि अगर आप ये नहीं बता रहे हैं कि ए से कह देता कि जो घोड़ा है अगर ये पागल नहीं है, आप इसको पागल नहीं बता रहे हैं, तो मैं समझूंगा कि ये जो घोड़ा है वो सही है, और उसके बावजूद भी ए कुछ नहीं बोलता है, तो यहाँ पर जो है वो उसका जो साइलेंस है वो इक्विवेलेंट हो गया किसके, एक बोलने के, मतलब उसकी वहाँ पर जो है बी ने ड्यूटी बताई, ड्यूटी क्रिएट कर दी थी कि आपको ये बताना है कि घोड़ा जो है वो पागल नहीं है, तो इसका मतलब वो जो है सही है, लेकिन ए जो है वहाँ पर साइलेंट रहता है, तो वो जो है उसकी ड्यूटी वहाँ पर जो है वो फ्रॉड के अंतर्गत आ जाती है अगर बी जो है उससे पूछ लेता है तो। अब हम अपने फोर्थ टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन। फोर्थ है हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन जो कि हमारा सेक्शन 18 में डिफाइन है। मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब देखिए इसके जो वर्ड है इसी से हमें समझ में आ रहा है, किसी भी वस्तु को मिसरिप्रेजेंट कर देना, मतलब कोई जैसे कि ये पेन है, मैं इस पेन को जो है कुछ और बता दूं, ये एक स्टिक बता दूं, ये जो मतलब मैं कहने लगूं कि ये पेन नहीं है ये एक स्टिक है, तो ये मेरा जो है वो ये जो है एक मिसरिप्रेजेंटेशन होगा कि मैं जो अपने वर्ड है वो मैं मिसरिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस पेन को मैं मिसरिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक स्टिक बता रहा हूँ, तो ये जो है एक मिसरिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर जो
हमारे सेक्शन 18 में डिफाइन है मिसरिप्रेजेंटेशन। इसको हम बैरक से रीड करते हैं पहले। मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, देखिए इंक्लूसिव डेफिनेशन है और मीनिंग भी दिया गया है। द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट और व्हाट और दैट विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू। मतलब कोई ऐसा पॉजिटिव जो है, कोई ऐसी बात बोली गई है कि जिस पर सामने वाला जो है वो बिलीव कर रहा है। मतलब मैंने ये जो पेन था ये एक स्टिक बताया और सामने वाला ये कह रहा है कि ये जो पेन है ये स्टिक ही है, ये मान ले रहा है उस, मतलब मेरी जो बात है उसको मान ले रहा है कि ये जो पेन है ये एक स्टिक है। तो ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आता है। और जब मैं उसको ये पेन देता हूँ उसको जो है समझ में आता है कि ये स्टिक नहीं थी, ये पेन है, तो ये एक मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएगा, एक पॉजिटिव असर्शन है। दूसरा है हमारा एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव। मतलब एक ड्यूटी का अपना ब्रीच करता है लेकिन उसकी जो इंटेंशन है वो डिसीव करने की नहीं है। गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट और anyone claiming under him by misleading another his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। मतलब कोई, मतलब इसके अंदर दूसरा है उसकी जो इंटेंशन है वो डिसीव करने की नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो ब्रीच कर रहा है, वो दूसरे जो मिसरिप्रेजेंटेशन करके। थर्ड हमारा थर्ड है हमारा, मतलब दूसरा, इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कोई मान लीजिए एक फ़ोन है, फ़ोन को मैं जो है सेल कर रहा हूँ, मैं आपको एक फ़ोन सेल कर रहा हूँ जिसके जो कि कॉर्नर से बहुत हल्का सा जो है उसके अंदर क्रैक है, और मैं आपको वो फ़ोन सेल कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि ये जो फ़ोन है ये बहुत अच्छा है, ये चलने में बढ़िया है, इसका जो प्रोसेसर है वो भी अच्छा है, सब चीज़ मतलब कैमरा भी अच्छा है, सब चीज़ बिल्कुल ओके है, ये कहीं से टूटा हुआ भी नहीं है, कुछ नहीं है। और जो वो क्रैक है उसको मैं अपनी उंगली से या उसको फ़ोन को उस तरीके से पकड़ता हूँ कि वो जो क्रैक है वो सामने वालों को दिखाई भी नहीं दे रहा। तो ये जो जो है अपनी, मतलब मेरी ड्यूटी थी उसको बताना कि इसके अंदर एक क्रैक भी है, छोटा सा एक क्रैक है, मेरी ड्यूटी थी, लेकिन मैंने वो अपनी ड्यूटी जो है ब्रीच कर दी, और लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे वो फ़ोन बेचना भी था। तो ये जो हमारा दूसरे क्लोज के अंदर बताएगा। थर्ड है हमारा कोजिंग however innocently a party to an agreement to make a mistake as to a substance of thing which is subjected to the agreement। मतलब जो पार्टी हैं वो एक मिस्टेक कर देती हैं, उस जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का उसको समझने में मिस्टेक कर देती हैं। मतलब कोई मान लीजिए कोई क्या चीज़ लें, मान लीजिए एक टैंक है, एक शॉपकीपर है और मतलब एक दुकानदार है और उस पर कोई ये जो है वो शॉपकीपर पर टैंक लेने के लिए जाता है, और वो जो उसकी टैंक की दुकान है, लेकिन वो दूर से बताता है कि वो जो टैंक है वो 1000 लीटर का टैंक है। अब जो है शॉपकीपर ने भी उस टैंक को नहीं देखा पास से जाकर कि वो 1000 लीटर का है या नहीं है, और जो वो लेने के लिए आया है पर्सन उसने भी चेक नहीं किया कि वो जो टैंक है वो 1000 लीटर का है या नहीं है। अब दोनों के अंदर मिस्टेक हो रही है फैक्ट की, और वो उसको ख़रीद भी लेता है। उसके अंदर जा कर के जब वो उसमें लिक्विड भरता है तो वो जो है वो कम का निकलता है। मान लीजिए वो
750 मतलब 750 लीटर का ही निकलता है। तो वो जो है एक इनोसेंटली, ना तो उसको पता था, ना दुकानदार को पता था, ना उसको पता था, लेकिन फिर भी जो है मिस्टेक हो चुकी है फैक्ट की। तो ये भी हमारा जो उस एग्रीमेंट के अंतर्गत मेन एलिमेंट था, तो उसकी मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो ये भी हमारा, अगर कोई कंसेंट इस तरीके से ली गई है तो वो भी हमारी कंसेंट वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो देखिए हमने 4 तरीके के वो पढ़ लिए हैं, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। अब इनका जो अफेक्ट है, मतलब अगर कंसेंट इनसे ली गई है तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या होगा, तो उसके बारे में जो है वो हमारे सेक्शन 19 के अंतर्गत बताया गया है। 19 और 19A के अंतर्गत बताया गया है कि जो हमारी कंसेंट अगर उस चीज़ से ली जाती है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, जिसकी कंसेंट जो है इन तरीके से ली गई है, वो जाकर के कोर्ट में उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वॉइड करवा सकता है, उसके पास जो है वो राइट होता है। ठीक है। इसका जो एक एक्सेप्शन है जो कि सेक्शन 17 के अंतर्गत है, फ्रॉड है। मतलब अगर किसी पार्टी को यह पता है कि जो सामने वाला है वो फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ, लेकिन वो फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आ रहे हैं, मतलब ये पेन में सैमसंग कर बता करके बेच रहा हूँ एप्पल वाले को, कोई मेरे से एप्पल का पेन खरीदने के लिए आया, लेकिन और ये पेन है सैमसंग का और मैं उसे एप्पल का बता करके बेच देता हूँ, तो उस दूसरे वाले जो पार्टी है उसके पास ये वो राइट होगा कि वो जा करके इसको कैंसिल करवा सकती है कि ये जो पेन है ये सैमसंग का नहीं, वो ये एप्पल का नहीं है, ये सैमसंग का है। तो ये सामने से जा करके उसको, या फिर मतलब जो सामने वाला है, मतलब मैं इसको एप्पल के बता करके बेच रहा हूँ और सामने वाला भी उसको खरीद रहा है और उस पर पेन पर साफ साफ लिखा है कि ये जो है सैमसंग का पेन है, लेकिन वो सामने वाला भी खरीद रहा है, उसको देखने के बाद भी खरीद रहा है कि ये सैमसंग का है, तो ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी को उसकी नॉलेज है, उसको पता है कि ये फ्रॉड कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको वो फ्रॉड उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा रहा है, तो वो नहीं माना जाता फ्रॉड। सेक्शन 64 में इसका रेस्टिट्यूशन हो सकता है, मतलब अगर कोई इन कंसेंट से अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो है आ गई है, तो अगर उससे कोई बेनिफिट ले लिया है तो उस बेनिफिट को वापस करने का जो है वो उत्तरदायी होगा। अब हम जो हमारा 5th एलिमेंट था मिस्टेक, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मिस्टेक के जो है हमारे 3 सेक्शन है, 20, 21 और 22। ये हमारे 3 सेक्शन है मिस्टेक के। तो मिस्टेक जो है हमारी 3 सेक्शन है, उसी के अंदर उनके अफेक्ट बताए गए हैं कि अगर इस तरीके से मिस्टेक की जाएगी तो उसका जो वो होगा इफेक्ट, वो क्या होगा, वॉइड होगा एग्रीमेंट या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, उसके बारे में भी उसी सेक्शन के अंतर्गत बताया गया। तो देखिए वैसे तो 3 सेक्शन है, बहुत बड़े हैं, मैंने इनको एक इस फ्लो चार्ट में जो है बहुत आसान तरीके से बताया। मिस्टेक जो है वो हमारी 2 तरीके की होती है। पहला हमारा लॉ की मिस्टेक होगी या फिर फैक्ट की मिस्टेक होगी। मतलब अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें लॉ की मिस्टेक हो सकती है कि उस कंट्री के अंतर्गत कौन से लॉ लग रहे हैं, या फिर लॉ किस चीज़ कौन से कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मान रहा है नहीं मान रहा है, इस चीज़ का हमें नहीं पता, पार्टीज़ को नहीं पता और वो कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो लॉ की मिस्टेक होती है। या फिर फैक्ट की मतलब किसी जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो पेन है उसको मैं स्टिक बता करके किसी को सेल कर दे रहा हूँ, तो ये या तो फैक्ट की मिस्टेक होगी या फिर लॉ की मिस्टेक होगी। तो लॉ की जो मिस्टेक होगी वो हमारे सेक्शन 21 में दी गई है। अगर लॉ की मिस्टेक होगी तो वो नॉट वॉइडेबल होगी। मतलब इंडिया के अंदर अगर किसी व्यक्ति, मतलब ये माना जाता है, ये जो है विधि की मान्यता है कि हर व्यक्ति को लॉ ऑफ द लैंड पता होना चाहिए। तो अगर लॉ की मिस्टेक होगी तो वो नॉट वॉइडेबल होगी। मतलब नॉट वॉइडेबल का मतलब ये एक निगेटिव टर्म है, मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड होगा।
वो वैलिड होगा, नॉट वॉइडेबल। अब इसके अंतर्गत अगर इंडियन लॉ की मिस्टेक होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो नॉट वॉइडेबल होगा, और अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक होगी तो वो मिस्टेक कैसी होगी, वो फैक्ट के तरीके से मानी जाएगी कि हम फैक्ट के तरीके से, कि फैक्ट के बारे में। अब फैक्ट की जो मिस्टेक है वो हमारी कैसी कैसी हो सकती है, या तो बायलैटरल हो सकती है, यूनिलैटरल हो सकती है। बायलैटरल मतलब या तो दोनों पार्टियों को नहीं पता, दोनों पार्टियों को जो है उस फैक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर यूनिलैटरल मतलब एक पार्टी को पता है दूसरी को नहीं पता है। मतलब कोई मान लीजिए ए है, वो, चलो हम अभी एग्जांपल थोड़ी देर में लेंगे। तो बायलैटरल अगर मिस्टेक है, मतलब अगर दोनों पार्टियों को मिस्टेक है, तो वो हमारी जो वो होगा को एग्रीमेंट वो हमारा वॉइड होगा सेक्शन 20 के अंतर्गत। और अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा नॉट वॉइडेबल। नॉट वॉइडेबल मतलब वैलिड होगा, मतलब एक पार्टी को पता था दूसरी को नहीं पता था, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइडेबल, नॉट वॉइडेबल होगा, वैलिड माना जाएगा, जो कि सेक्शन 22 के अंदर दिया गया है। और यही फॉरेन लॉ के अंतर्गत, मतलब अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक अगर बायलैटरल है, मतलब दोनों पार्टियों को लॉ की जानकारी नहीं है, तो ये हमारा वॉइड माना जाएगा। और एक पार्टी को जानकारी है और दूसरी पार्टी को लॉ की जानकारी नहीं है, तो ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो ये हमारा मिस्टेक के बारे में हमने चर्चा करी। तो हमने आज फ्री कंसेंट, कंसेंट आदि के बारे में चर्चा करी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कंसेंट है वो अगर क्या बोलते हैं, कोर्जन के द्वारा, या फिर अंडर इन्फ्लुएंस के द्वारा, या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा, या फिर फ्रॉड के द्वारा, या फिर मिस्टेक के द्वारा अगर किसी की कंसेंट ली जाती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा वॉइडेबल होगा या नहीं होगा, वो उसके बारे में हमने बात की है। तो ये हमारा सेक्शन जो है 14 के अंतर्गत बताया गया है, और जो इनका इफेक्ट है वो 19 और 19A के अंतर्गत बताया गया है। 19A के अंतर्गत अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बताया है कि कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाएगा, अगर जो कंसेंट है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है। और कोर्जन, और जो कंसेंट है वो अगर कोर्जन या फिर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है, तो वो कब वॉइडेबल मानी जाएगी, वो एग्रीमेंट वॉइडेबल कौन पार्टी उसको करा सकती है, वो हमारा सेक्शन 19 में डिफाइन किया गया है। तो आज हमने ये फ्री कंसेंट के बारे में चर्चा करी। तो अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो हमारी अगली क्लास होगी लॉफुल कंसिडरेशन, मतलब लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर। मतलब कौन कौन से जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल माने जाएंगे, और कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो लॉफुल माना जाएगा। तो उसके ऊपर बात करेंगे हम अगले क्लास में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर किसी लॉ के बारे में अगर जानना है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। और इस सेशन की अगर PDF चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं और इस सेशन की PDF ले सकते हैं। और इंस्टा पर इस QR कोड को स्कैन करके इंस्टा पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, अगर आप